Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. In this particular video, we will discuss about the exceptions of covalent bond and octet rule. Clear? It is also known as a violation of octet rule. तो आइए बच्चों देखते हैं. ठीक है, तो हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी वो कंपाउंड तो फॉर्म होते ही है. ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंपाउंड की BeCl2 की बात करें, फिर BCl3 की बात करें एंड AlCl3 की बात करें, ये तीन कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं BeCl2, BCl3 एंड AlCl3, तो इसमें आप देखिए इसका आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेरिलियम की बात करें पहले, तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इधर लगा रहा हूं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इधर लगा रहा हूं. Cl 2 है तो Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया है, 7 इलेक्ट्रॉन बता दिए इधर. इधर भी देखिए आप, मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बता दिए. इधर आप आराम से कह पाओगे कि भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. आप भी इधर देख सकते हो कि क्लोरीन का ऑक्टेट आराम से कंप्लीट हो रहा है. उसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. बट अगर आप बेरिलियम की बात करोगे तो बेरिलियम के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? खाली और खाली 4 इलेक्ट्रॉन आए. आप देख सकते हो 1 2 3 4, उसके पास तो खाली 4 इलेक्ट्रॉन आए दोस्तों. तो ऐसा है तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. फिर भी ऐसा है, इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है. तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उसे हमेशा याद रखना, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं. एंड इसे हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है. कौन से कंपाउंड कहा जाता है? हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है. ऐसा ही आप देख लीजिए, BCl3 है, BF3 है, इधर कोई भी हो सकता है B के साथ. ठीक है, चलिए BCl3 बनाता हूं मैं. तो BCl3 ऐसे मैंने बना दिया. तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? 5. तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो लगा दिए, चलिए 1 2 एंड 3. Cl भी एक शेयर करेगा, ये Cl भी एक शेयर. अब Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बट अगर आप बोरॉन का ऑक्टेट देखोगे तो बोरॉन के पास ना तो कोई लोन पेयर है, एंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6. फिर भी ये कंपाउंड बना रहा है. तो ये लुईस भाई साहब नहीं समझा पाए. यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता था, फिर भी ये कंपाउंड बन रहा है. मैंने ओल्ड थियरी न्यू थियरी की बात की थी आपसे. ठीक है, मैंने ओल्ड थियरी न्यू थियरी की बात की थी. तो ये कैसे बनता है ये BCl3, ये नहीं समझा पाए. ऐसे ही AlCl3 में होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो ये जितने भी कंपाउंड है उसे क्या कहा जाता है? हाइपोवैलेंट कहा जाता है, जिसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसके ऑक्टेट में बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन में भी ये स्टेबल हो जाता है, कंपाउंड फॉर्म कर लेता है. ये तो हो गई ना जादुई बात. ठीक है, तो ये एक ऑक्टेट का वायोलेशन है फर्स्ट. अभी सेकेंड वायोलेशन जो है वो मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी नहीं समझेंगे इसको. ठीक है, इसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. आप ऐसे ही याद रखिए, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. ऑड इलेक्ट्रॉन नाम पर से ही आपको पता चल रहा है, इसे क्या कहते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. उसमें भी ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं ही होता है. तो ये लोग क्या कहते हैं कि जब NO2 की बात करें, बहुत सारे कंपाउंड है इसके अंदर. ठीक है, NO2 की बात करें तो N डबल बॉन्ड O होता है. जनरली हम क्या करते हैं कि भाई इधर समझ लेना ध्यान से, इधर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एंड इसके पास भी लोन पेयर होता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है. तो इधर आप देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट. NO2 की बात नहीं कर रहा मैं, NO की बात कर रहा हूँ, सॉरी NO की बात कर रहा हूँ. तो NO में देख लेते हैं बराबर. तो N और O है, आप समझ लीजिए ध्यान से. ठीक है, तो N और O उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट जनरली ये जो बॉन्ड होता है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना हुआ होता है. इट मींस कुछ आधा अधूरा बॉन्ड होगा. इट मींस जैसे पूरा एक नहीं, 1.5 जितना बॉन्ड, आप ऐसे उसे कंसीडर कर सकते हो. ऐसा क्यों बना रहा है?
क्या हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे, उसके लिए पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा, उसके लिए जो आगे के कंसेप्ट है वो आने चाहिए, फिर समझेंगे। बट अभी आप समझिए कि ऐसे जो कंपाउंड है, NO की बात करता हूँ, अभी अभी मैं बात कर लेता हूँ आपके लिए NO2 की भी बात कर लेता हूँ, तो क्या आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो NO2 जो है उसमें भी ऐसा होता है, तो N जो सिंगल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है उसका स्ट्रक्चर। उसमें सिंगल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं। तो ये भी एक और इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कंपाउंड हो गया। ठीक है, सुपर ऑक्साइड भी होता है। जनरली ऐसा माना जाता है ओके कि ये डायमर के फॉर्म में होते हैं। जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायमर बनाते हैं। डायमर मीन्स क्या? दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। ओके, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। इसे बहुत ही ध्यान से याद रखना। ठीक है, ओके। एंड ये नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसे भी याद रखना आप ये पॉइंट कि नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो सिंपल सा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उससे भी ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन वाला और ये 3 इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो क्या बनेगा? वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, एंड ये कब बन सकता है? कभी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तभी बन सकता है जनरली दो एटम के बीच में 0.5 से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। ओके, if in between two atoms electronegative difference is less than 0.5 तभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिए अभी क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी इन शॉर्ट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए। नाइट्रोजन है, ये NO2 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, आप समझिए नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आप देखिए इसका ऑक्टेट वॉक्टेट इधर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इट मींस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर भी ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। अभी तीसरा जो है वो हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट कंपाउंड के अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हाइपरवैलेंट कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। तो ये भी, इसमें भी ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं होता कि सर इसके एग्जांपल तो दीजिए। तो चलिए देता हूं। तो PCl5, IF7 एंड SF6 ऐसे कंपाउंड है तो जिसमें आप कह सकते हो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 8। इधर क्या था? इधर सीन क्या था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कि भाई सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। इधर सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं और हाइपरवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मैं आपको समझाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वाली बात है। चलिए, ले लिया। ओके, तो अभी समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। इसके लिए सिज्विक नाम के साइंटिस्ट ने एक थियरी दी कि भाई ऐसा क्यों होता है। उसने एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन तो दिया, हमारे पास एक्सप्लेनेशन तो है, बट उसमें ऑक्टेट रूल तो फॉलो नहीं होता है, वो तो बात पक्की है। इसका एक्सप्लेनेशन है ऐसा क्यों होता है, बट ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता है। PCl5 की बात करें, चलिए P ले लेते हैं, उसके साथ Cl5 ले लेते हैं, चलिए देख लेना। हाँ, उसके साथ मैंने 5 Cl ले लिया। अभी फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट? 15। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे भाई? 5। ओके, तो चलिए 1 2 3 4 एंड 5। तो उसने तो 5 Cl के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो ये वाला Cl भी उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर आप फॉस्फोरस का ऑक्टेट वाला जो है वो पार्ट देखिए, तो उसके पास कितने हो रहे हैं दोस्तों? उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कितने? सेंट्रल मेटल फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 ही चाहिए, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10। क्योंकि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है दोस्तों? अभी थियरी सिज्विक ने क्या समझाया था, सिज्विक थियरी समझा रहा हूं। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ओके, तो थर्ड पीरियड के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। इधर n = 1 2 एंड 3 होता है, इसके अंदर 1s होता है, इसके अंदर 2s 2p, इसके अंदर 3s 3p 3d होता है। ओके, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। उसमें भले ही 3s एंड 3p कंप्लीट हो जाए, बट 3d ऑर्बिटल पूरा बाकी रहता है। जैसे चलिए समझते हैं,
फॉस्फोरस का 15 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p क्या आएगा, आप बताइए, 3p3 आ जाएगा। ठीक है, 3p3 आ गया, समझिएगा इसे। ओके, 3p3 आ गया, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी उसको तो 3 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऐसे वो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अक्वायर कर लेगा, 3s2 3p6 जितना। बट ये तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या भाई बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, आप समझिए। इधर 3p3 है, ओके, फॉस्फोरस के पास 3p3 है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 3s2 3p6 हो जाएगा। इट मींस आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अक्वायर कर लेगा। बट ये तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं, तो थर्ड ऑर्बिट है, उसमें 3d ऑर्बिटल भी होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है, 3d। तो भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, उसके पास d ऑर्बिटल होता है, वहां पे जा सकते हैं। d ऑर्बिटल आपको पता है ऐसा होता है, 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा आप भर सकते हो, एक्स्ट्रा आप भर सकते हो। तो ये थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट है, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं, सिंपल वाली बात है। ओके, अभी आप यही बात NCl5 पॉसिबल है कि नहीं वो करिए। NCl5 में ये पॉसिबल है कि नहीं है, NCl5 देखिए, तो नाइट्रोजन है, उसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चलिए हम ऐसे बता देते हैं बस Cl, तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में इधर लिख रहा हूं, तो इधर क्या बनेगा दोस्तों, आप देख सकते हो 1s2 2s2 2p3 बन रहा है। अभी ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है यार, तो सेकेंड में खाली 2s एंड 2p ही होते हैं दोस्तों, खाली 2s एंड 2p होते, तो इसमें तो ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं दोस्तों। 5 इलेक्ट्रॉन को ये कहाँ रखेगा, उसके पास स्पेस ही नहीं है, तो ये कहाँ पे रखेगा, इसलिए NCl5 पॉसिबल नहीं है, बट PCl5 पॉसिबल है, क्योंकि फॉस्फोरस इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट एंड इन दैट 3d ऑर्बिटल इज vacant, empty. So if you want to add extra electron more than 3, that electron will accommodate into the vacant d orbitals. That's why in this more electrons can be with for phosphorus. Is it clear? इसीलिए here with the central atom there are more than 8 electrons. कैसे हुआ ये बताया, बट इधर ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ ना दोस्तों। आप कह सकते हो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसके पास तो सेंट्रल एटम के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये वाली बात है दोस्तों, ठीक है, तो ये वाली बात है, तो ये वाली बात आपको समझनी है। तो इसकी वजह से ये इधर तो वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल तो है, ऑक्टेट रूल तो बोला था 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो खत्म हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। तो ये हमेशा आप देख लेना थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ ही होगा। तो जब मैंने लुईस स्ट्रक्चर बनाया था तब मैं बोल रहा था आपको, अगर याद हो तो, आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो, ठीक है, तो वो वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए अभी देखते हैं दूसरे जो 2 कंपाउंड है वो देख लेते हैं, IF7 एंड SF6। तो वो कैसे बनते हैं, क्यों होता है, क्या होता है, देख लेते हैं। SF6 समझाता हूँ, IF7 आप समझ लेना, ठीक है। तो SF6 में सेंट्रल एटम है सल्फर, उसके पास, उसके अराउंड हम देखने जाए तो उसके पास आप देख सकते हो 6 फ्लोरीन है। सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो आप समझिए इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स। यू जस्ट इमेजिन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विद द सल्फर, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दोस्तों, 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो भाई 1s2, सीज्विक ने क्या समझाया वो समझा रहा हूँ, 2p6 3s2 3p4 होता है। तो ये तो उसको तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो दूसरे 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखेगा, क्योंकि ये भी थर्ड पीरियड का है, उसके पास 3d ऑर्बिटल है, खाली है भाई इसके पास, तो ये स्टोर कर सकता है, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट इधर भी ऑक्टेट रूल जो है वो वायलेट हो रहा है। ओके, तो आप कह सकते हो सिंपल थिंग कि भाई यहाँ पे ऑक्टेट रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये भी एक कंपाउंड है SF6।
क्या ये ओ एफ के साथ बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि सेकेंड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ ही बनेगा। अभी IF7 की मैं खाली आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ओके, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना भाई। तो क्या हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। आई के पास कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड को हाइपरवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है, हाइपरवैलेंट स्पीसीज कहा जाता है। इसे समझिएगा, हाइपरवैलेंट स्पीसीज कहा जाता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। ठीक है, अभी ये जो थियरी है, इसकी वजह से ये सारे जो रूल है ऑक्टेट के, ओके, तो वो फेल हो गया, ऑक्टेट रूल फेल हो गया। तो इट मीन्स ये जो थियरी है हमें शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ये जो ऑक्टेट रूल वाला जो लुइस भाई साहब ने बताया था, उसके शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ठीक है, एंड हमें कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई समझ में नहीं आता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी किसकी कम होगी। ठीक है, एनर्जी स्टेबिलिटी, उसके बारे में ये ऑक्टेट थियरी नहीं बता पा रहा है। तो इसीलिए ये जो एक्सप्लेनेशन है कि बॉन्ड कैसे बनता है एंड क्या होता है ऑक्टेट का, जो लुइस भाई साहब ने जो समझाया है वो गलत है। अभी हम खाली ऑक्टेट का वॉल्यूशन देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताऊंगा एंड लुइस भाई साहब की क्या गलतियां थी एंड उसके बाद कौन सी थियरीज आ रही है वो हम देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमने 3 चीजें देखी इसके अंदर, मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं। फर्स्ट चीज हमने क्या देखी? तो भाई आपने देखा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज देखा। Second, what you have seen, that odd electron species. In odd electron species also, octet rule is not followed. And third one is what? Electron efficient. इसका आप समझ लेना, इसे hypervalent कहते हैं, इसे hypovalent. I will write here hypo and hypervalent compound. Okay, in all this, here examples were BCl3, BCl2, AlCl3, etc. Here PCl5, SF6, IF7, etc. And here it was NO, NO2. कि भाई डबल एक सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इधर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो ये जनरल कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑड इलेक्ट्रॉन है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इन शॉर्ट ये सब के अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये जो ऑक्टेट थियरी है यहाँ पे फेल हो गई, ऑक्टेट वाली थियरी जो थी दोस्तों यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये जो भी ऑक्टेट के वायोलेशन से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो प्रेस द लाइक बटन, subscribe to my channel and share with the students. Thank you so much.